Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So here we go for the second short story has been written by Ali Mazrui. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं the relationship of a mother and a son with Islam and how Islam changed their whole life with spiritual enlightenment. Here we can see the downfall of a pride and many more things about this story. So अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Don't forget to press the bell icon for more updates about short story series as well as other literary works. So without wasting any time, let's get start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं राइटर की. सो अली मजरूई was born on 24 Feb 1933 till October 12 2014. So ये recently हमारे writer हैं. He was an academic political writer, wrote about African Islamic studies and also wrote about the relationship between North and South. ये मोम्बासा में पैदा हुए. कीनिया का एक इलाका है मोम्बासा, वहाँ पे ये पैदा हुए. ये क्रिएटर भी हैं टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री के द अफ्रीकन आर ट्रिपल हेरिटेज. इसमें इन्होंने कॉलोनाइज्ड ईस्टर्न्स के बारे में बात की है, किस तरह वेस्टर्न ने उनको ईस्टर्न को कॉलोनाइज्ड किया और किस तरह उनकी पिक्चर अपने वेस्ट में जो है वो शो करवाई, किस तरह उन्हें ऑप्रेस्ड किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया और इस्लाम किस तरह ईस्टर्न पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है. ये सारा कुछ इन्होंने द अफ्रीकन आर ट्रिपल हेरिटेज यहाँ पे डिस्कस किया है. अफ्रीका की जो सिचुएशन थी वो भी बताई गई है, किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया गया और किस तरह वेस्ट ने उनको कॉलोनाइज्ड किया था और कैसे उनको इन्फीरियर समझा जाता था. इसी बेस पर इनको इन्वेंटर कहा जाता है ब्लैक ओरिएंटलिज्म का. ओरिएंटलिज्म एक्चुअली एडवर्ड सैड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि ओरिएंट्स यानी कि ब्लैक पीपल, ऑक्सीडेंट यानी कि वाइट पीपल उनके अंडर काम करते हैं. यानी कि वाइट पीपल्स ने ब्लैक पीपल को कॉलोनाइज्ड किया हुआ था और किस तरह उन्होंने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ईस्ट को अपने वेस्ट कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाया. और इसी तरह का एक ओरिएंटलिज्म, ब्लैक ओरिएंटलिज्म जो कि अफ्रीकन लोगों के लिए था, वो अली मजरूई ने इंट्रोड्यूस करवाया. ऐसा वैसे उन्होंने ख़ुद भी अफ्रीका को बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको सपोर्ट किया, उनकी एवरी टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स. इसी बेस पे इनको कॉलोनियल राइटर भी कहते हैं. और फिर उसके बाद इनके तमाम वर्क्स में हमें हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा जो है एक हिस्सा नज़र आता है, जिसके बेस पे इनको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से बहुत इन्फ्लुएंस थे, स्पेशली अफ्रीकन हिस्ट्री से. सो हियर आर सम मेजर वर्क्स ऑफ अली मजरूई. The African are triple heritage, cultural forces in the world politics, the nationalism and new state in Africa, the African condition, Africa's international relation, African institution, cultural engineering and nation building. So let's talk about the major characters. सबसे पहले हमारे पास एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मवाना सफ़िया. ये एक ओल्ड लेडी है. हर एज इज अप्रॉक्सीमेटली 90 years old. नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है द डॉटर ऑफ मवाना सफ़िया, मवाना सादा. तो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है बवाना मसूद जो कि हस्बैंड है मवाना सफ़िया का. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका एक बेटा है अबू बकर. And the last character is narrator and his friend अजीज़. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. तो जी स्टोरी स्टार्ट होती है एक म्यूज़ियम से, द फोर्ट जीसस. फोर्ट जीसस जो है एक एक्चुअली फोर्ट जीसस इज़ अ म्यूज़ियम जिसको तामीर किया गया 1593 से लेकर 1596 में. किसके ऑर्डर पे? फ़िलिप II कैसल के ऑर्डर पे. इस वक्त हुकूमत थी फ़िलिप I ऑफ पोर्टुगल एंड एल्गरवी. को डिज़ाइन किया था गिवानी बैटिस्टा कैरियाटी. ये इटालियन डिज़ाइनर था. और इस म्यूज़ियम को क्यों बनाया गया? ये मोम्बासा के
हिफाजत के लिए जो इन्वेड करते थे, उस टाइम पे बहुत इन्वेजन हो रही थी, इन्वेड किया जा रहा था इलाकों को, तो उसको उसकी हिफाजत करने के लिए जीसस फोर्ट जो है वो बनाया गया। अब हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी फोर्ट जैसे स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे एक बंदा है जो ट्रेवल कर रहा है, जो कि हमारा नरेटर है, उस जीसस फोर्ट से के पास से गुजर रहा है और अचानक वहाँ पे एक गाड़ी एक्सीडेंट होता है। गाड़ी की ज़ोरदार ब्रेक की आवाज़ आती है तो सारा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। तो इसी दौरान हमारे नरेटर भी उस चीज़ को, उस एक्सीडेंट को देखने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक 19 ईयर ओल्ड एक लेडी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत अनकॉन्शियस हालत में है, वो सेंसलेस हो गई है। और जब वो अपने होश में आती है तो वो एक ही जो सेंटेंस है वो दोहराती है, द मॉस्क्यू टेक मी द मॉस्क्यू, और ये कहने के बाद वो मर जाती है। मिस्टीरियस वर्ड्स थे जो किसी को भी समझ नहीं आया उस जगह पे खड़े हुए कि ये किसको द मॉस्क्यू टेक मी द मॉस्क्यू कहाँ जाने को कह रही है। और यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि ये लेडी, ओल्ड लेडी इस एज में यहाँ पे क्या कर रही है और ये किस मॉस्क्यू की बात कर रही है और ये कहाँ जाना चाहती है और किस लिए। खैर वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पुलिस भी इस मामले को देखती है, लेकिन पुलिस को जब वो बताए जाते हैं उनके लास्ट वर्ड्स, तो पुलिस भी इस मिस्टीरियस वर्ड्स को नहीं सॉर्ट आउट कर सकती। तो पुलिस की अचानक निगाह जो है वो उस बूढ़ी लेडी की आम पे जाती है, जिसमें दो तावीज़ बंधे होते हैं। एक तावीज़ पे कुरानी आयत लिखी होती है और एक तावीज़ पे कुछ मिस्टीरियस सेंटेंसेस, कुछ पोइटिक वर्सेस लिखे होते हैं जो कि थे, और ये क्लैमिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये आर वेलकम, I have found protection in the God of the heavens। पुलिस उस डेड बॉडी को लेके जाती है और उसी शाम में जो हमारे नरेटर होते हैं वो एक कैफ़े में जाते हैं फॉर कॉफ़ी। वहाँ पे वो देखते हैं कि किसी वेडिंग की तैयारी हो रही है। एक ओल्ड मैन है जो सबको ऑर्डर दे रहा है, सभी इवेंट्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिए हैं। लेडीज़ फॉर डांस वहाँ पे बुलवा ली गई हैं। तो अचानक वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सलीम। सलीम जो है वो बात करता है किसी ओल्ड लेडी के बारे में जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स की थी, 90 साल की थी। नरेटर उसके पास जाता है तो वो नरेटर को बताता है कि एक 90 साल की औरत थी जो कि मवेबी तैयारी से आई थी और मुझसे एक मॉस्क्यू जीसस फोर्ट के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने उसे बताया था और अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ ना, वो मवेबे तैयारी से 2 मील के फासले पर है। यानी कि उस लेडी ने 2 मील का फासला तय किया था उस जीसस फोर्ट में जाने के लिए। सलीम जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है नरेटर को कि वो उसके फैमिली के बारे में जान सके, और वो जान जाता है कि वो कहाँ से आई थी। जो मोम्बासा इसका न्यू नेम होता है मवेबे तैयारी का। तो 2 दिन बाद नरेटर मवेबे तैयारी यानी कि मोम्बासा को निकल जाता है। वहाँ पे वो उनके घर जाता है। वहाँ पे एक 70 ईयर ओल्ड लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है मवाना सादा, जो कि डॉटर होती है उस ओल्ड लेडी की। उसका उस रोड पे एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। अब नरेटर कहता है कि इससे पहले कि मैं उस लड़की से की हुई, उस औरत से की हुई बातों को बताऊं, पहले आपको हालत, उस रूम की हालत के बारे में बता देता हूँ। उस रूम में बड़ी डिम सी लाइट थी, देखने के लिए काफ़ी थी कि मिट्टी की दीवारें गिरने लगी हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। और वहाँ पे एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर एक लकड़ी का बेड था और वहाँ पे एक रस्सी का बिस्तरा था। वहाँ पे बेड के साइड पे एक 2 एल्युमिनियम के बर्तन, टूटे हुए एल्युमिनियम के बर्तन पड़े हुए थे और एक प्रेयर मैट था, जाए नमाज था, बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था पानी पीने के लिए एक कॉर्नर में। वो कहता है कि मैंने देखा कि उनका घर जो था वो एक निहायत ही शानदार घर के साथ उनका घर था, जिसमें मैंने टोटली फ़र्क देखा 2 तरह की रिहाइशों में, अफ्रीकन एंड यूरोपियन, यानी कि ब्लैक और वाइट। मवाना सादा जो है वो उसको बताती है कि जो उस रोड पे जिसकी डेथ हुई वो मेरी मदर थी, जिसका नाम सफ़िया मवाना था। वो कहती है कि एक दिन मैं अपने नेबर से घर गई और जब मैं आई वापस तो मेरी मदर जा चुकी थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो फिर मैंने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और आपने भी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो ट्रबल उठाया है। फिर मवाना सादा अपनी मदर के बारे में बताने लग जाती है कि मवाना सफ़िया की मैरिज किस तरह स्टार्ट हुई थी। वो बहुत ही रिचेस्ट जो है मैन की लेडी थी, नेम मवाना मसूद था,
जो कि फादर थे मवाना सादा के। आती है कि तब हुकूमत थी 1870s में सैयद बख्शा बिन तयून इन ज़ंजीबर। बताती है कि मेरे बाप के पास मवाना मसूद के बाद बहुत ज़्यादा बागात थे कोकोनट के, और उनके पास ढेरों हज़ारों गुलाम थे। इस कदर वो अमीर तरीन लोग थे इन देयर पास्ट। और बताती है कि मवाना सफ़िया ने किस तरह लग्जरी लाइफ गुजारी। फिर अचानक इनको अफवाह फैली कि इनके जो ग़ुलाम हैं वो आज़ादी चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। अब उस टाइम के बादशाह सैयद बख्शा को पता चला तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और तमाम ग़ुलाम आज़ाद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। जब मवाना मसूद को पता चला तो वो घर आए, और घर आए जब तो मवाना सफ़िया ने नोटिस किया कि इनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, बहुत परेशान है। तो जब वो पास आई उनकी, उन्होंने कहा कि क्या वाकई ये अफवाहें सच थी? तो उन्होंने कहा हाँ, ये सारा कुछ सच था। और उसके बाद उनके तमाम जो स्लेव थे उनको आज़ाद कर दिया गया। तो आफ्टर 10 ईयर्स एक स्लेव आया जिसका नाम था उमर। वो मवाना के पास आया और उनसे कहा कि आपके जो बागात हैं मैं उसमें पार्टनरशिप रखना चाहता हूँ, मुझे पार्टनर बना लें अपना। और ये बात मवाना मसूद को बहुत बुरी लगी क्योंकि वो उनका स्लेव था, और यहाँ से हमें कंडीशन पता चल रही है कि स्लेव किस कदर अब डिवेल्प हो चुके हैं। अब वो अपने बॉस से पार्टनरशिप चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाने के अहल हो चुके हैं। दैट्स वाई मवाना मसूद ने मना कर दिया। और फिर उनके यहाँ इतनी पॉवर्टी आ गई, इतनी गुर्बत में वो जीने लगे कि वो उस मोम्बासा की गलियों में, एक पॉवर्टी की गलियों में, पुअर स्ट्रीट्स में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और वहीं पे इनका जो एक बेबी अबू बकर पैदा हुआ। इस लग्जरी लाइफ से बिल्कुल महरूम रहा मवाना सफ़िया ने। अपनी मुकम्मल जो लाइफ थी, ये जो फ्यूचर था, वो इसी सोच में गुजार दिया कि हम कितने लग्जरियस लाइफ गुजारते थे। अबू बकर ने 3 साल में कुरान जो है वो उसकी तालीम हासिल कर ली थी, लेकिन वो बहुत बुरे बच्चों में, बहुत शरारती बच्चों में इंटरेस्ट लेने लगा था। उनकी कंपनी उनको हासिल हो गई थी। इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग गई थी, और चीज़ें चुरा के भागने लगा था लोगों की, वो चीज़ें उठा के भागने लगा था लोगों की। अब ये नहीं पता कि उसने पॉवर्टी की वजह से किया या उसका जो है उस शरारती बच्चों के साथ ताल्लुक़ था। डेट्स वाई ये सारा कुछ करता था। जब वो 21 ईयर का हुआ, वो बकर थे भी उन्हीं हरकतों में मुलव्वस था, तो वहाँ पे उसने अपनी हरकतों की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। वहीं पे जेल में वो 45 ईयर्स का हो गया। और जब वो 45 ईयर्स का होने के बाद जब वो घर वापस आया तो वो टोटली चेंज हो चुका था, टोटली इस्लामिक बन चुका था। उसके सारे घर वाले बहुत हैरान थे कि इसमें इस कदर चेंज कैसे आया। एक्चुअली वो चेंज जब वो जेल में गया था, वही जेल थी द फोर्ट म्यूज़ियम, जो कि म्यूज़ियम बनने से पहले एक प्रिजनर सेल होता था। उस किले की दीवारों पे इसने कुछ वर्सेस पढ़े थे, कुछ वर्ड्स पढ़े थे, कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे, जिसकी वजह से इसकी टोटली लाइफ चेंज हो गई थी और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला बंदा हो चुका था। और जब से ये 45 ईयर का होने के बाद अपने घर वापस आया, ये हर रोज़ 1 साल जो है वो कुरान की मुसलसल तिलावत करता था, नमाज़ पढ़ता था और हर नेक काम करता था, यानी कि फुल नेक इंसान बन चुका था। और जिसके 1 साल के बाद इसकी डेथ हो गई। मवाना सादा बताती है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले ना वो एक कुरान की एक वर्स थी, उसकी तिलावत किया करता था। वो ये थी, वेरली अल्लाह चेंज नॉट द कंडीशन ऑफ मैन अनटिल दे फर्स्ट चेंज व्हाट इज़ इन देयर हार्ट। तो यानी कि इसका मतलब है कि अल्लाह तब तक उस बंदे की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहता। तो ये मुसलसल इस वर्स को जो है वो पढ़ा करता था, और यही वर्स थी जो कि उस मवाना सफ़िया के बाजू पे कुरानी आयत की सूरत में लिखी हुई थी। जाने के बाद जो हमारे नरेटर है वो जाते हैं कुछ दिनों बाद फोर्ट जीसस में जाने के बाद वो पढ़ते हैं कि एक दीवार पर वो पोएटिक वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि मवाना सफ़िया के सेकंड बाजू पे लिखा होता है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद और याद करने के बाद उस कुरानी आयत को और वो तावीज़
जो मवाना सफ़िया के बाजुओं पे बंधे होते हैं, फिर उसको रियलाइज़ हो जाता है और तमाम सवाल जो उस टाइम उठ रहे थे, उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स उसको मिल जाती हैं कि वो उस म्यूज़ियम में, उस मॉस्क्यू में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो भी अपनी लाइफ अबू बकर की तरह चेंज करना चाहती थी। वो भी ये देखना चाहती थी कि उस किले में ये ऐसा क्या है जिसने अबू बकर को टोटली चेंज करके रख दिया। और वो अकेली वहाँ पे क्यों जा रही थी? क्योंकि वो ही सिर्फ एक औरत थी जो कि जा सकती थी और दूसरी उसकी बेटी थी वहाँ पे। उसके सारे जो उसके सपोर्टर्स थे उन सब की डेथ हो चुकी थी और वो अकेली थी। दैट्स वाई वो अकेली उस म्यूज़ियम तक जाती है। और अब हम इसके थीम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें थीम्स मिलते हैं स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का, कि किस तरह जो अबू बकर था उसको उस कुरानी आयात ने, उस पोइटिक वर्सेस ने इनलाइट कर दिया था स्पिरिचुअली। और दूसरा हमारे पास आता है थीम प्राइड का। जो फादर थे बवाना मसूद, वो बहुत ज़्यादा प्राउडी थी अपने लग्जरी लाइफ को लेकर। वो हमेशा इतराते रहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, स्लेव्स हैं, बागात हैं, लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो गया और उनकी जो लाइफ है वो एक पुअर जो है फैमिली में चेंज हो गई। और बताया जाता है कि जब रिच फैमिली में कोई डिफ़िकल्टी आती है ना, तो वो कभी भी उससे एस्केप हासिल नहीं कर सकता। और यही हकीकत है। बेशक उसके पास जितना भी पैसा है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से उस पर अज़ाब आता है वो कभी भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। और बताया जाता है कि जो भी अल्लाह की तरफ अनायात होती हैं, नेमतें होती हैं, वो तुम्हारी आजमाइश के लिए भी होती हैं कि तुम उन नेमतों में क्या रिएक्ट करते हो, शुक्र करते हो कि नाशुक्री करते हो। ये एक थीम है इस स्टोरी का। एक छोटा सा इंसिडेंट तमाम की तमाम ज़िंदगी चेंज करके रख सकता है, जैसे कि अबू बकर की हो गई। और वो तमाम ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी। किससे उसकी चेंज हुई वो सारी ज़िंदगी? एक दीवार पे लिखे हुए सेंटेंसेस की वजह से। स्टोरी का मॉरल क्या है? स्टोरी का मॉरल ये है, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर लाइफ फ्रॉम गुड टू बैड और फ्रॉम बैड टू गुड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और ये भी एक मॉरल लेसन एज वेल एज एक थीम है स्टोरी का कि जब तक इंसान ना चाहे तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बीइंग कि वो अपने आप को नेकी से गुनाहों की तरफ लेके जाता है या एक गुनाहों भरी ज़िंदगी से निकाल के नेकी की तरफ लेके जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।